बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ और उनकी फैमिली की जासूसी करने वाले लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनके पीछे असल में कौन लोग थे वो ट्रैक डाउन हो रहे हैं और कहते ना कि खुरा लगा लिया गया है, वहां तक पहुंच गए हैं। सब फड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे, सब अंदर होंगे, एहतसाब भी होगा, पूछा भी जाएगा, सज़ाएं भी होंगी, नाअहलियाँ भी होंगी। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं उसमें, लेकिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें खुल के सामने आ रही हैं कि हमें पता चल रहा है कि हो क्या रहा था। वो सिर्फ एक सिस्टम नहीं चल रहा था, हुकूमत नहीं चल रही थी, वो जो माफियाज वाली बात होती है ना, वो अब समझ आती है कि किस तरह से चलते हैं। बहरहाल जनाब, और जब फ्रॉड पकड़े जाएं तो फ्रॉड चीफ की भी बातें होती हैं। वो फ्रॉड चीफ कौन थे और उनके क्या क्या फ्रॉड सामने आएंगे और आ रहे हैं। और जनाब खान साहब किसके साथ बात करने को तैयार है और किसके साथ बात करने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी अपनी चॉइस है ना। वो कहते भी हैं हाँ, बात भी करना चाहते हैं, परेशान भी हैं, मायूस भी हैं, फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, लेकिन परवेज़ इलाही पर डिपेंड कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब उन्हें कोई कारनामा अंजाम दे देंगे। वो क्या कारनामे हैं जो परवेज़ इलाही ने अंजाम देने हैं। और दूसरी तरफ जनाब जद्दा प्लान तैयार हो रहा है। तो वो जद्दा प्लान क्या है, कौन कौन सऊदी अरब में होगा और वो असल लिंक क्या है वो प्लान का, वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, किन चीज़ों के साथ लिंक हो रहा है, क्या चीज़ें हैं वहाँ। उसमें IMF भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें चाइना भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले खान साहब ने कल फिर एक इंटरव्यू दिया है उर्दू न्यूज़ को, और उन्हें बताया कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं हो रहा, मुझे पूछ ही नहीं रहे, और हुकूमत बड़ी ज़्यादती कर रही है। और असल ज़्यादती तो बाजवा साहब ने की, मेरे साथ बड़ा जुल्म किया उन्होंने, बाजवा साहब ने बड़ा जुल्म किया। और जो उनका ख्याल है कि हुकूमत से निकाला और फिर निकालने के बाद जो जो करते रहे, लोगों को अगवा किया जा रहा था, उनके लोगों को उठा के धमकियाँ दी गई, मारा पीटा गया, और इमरान खान के बकौल तो उनको नंगा करके उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई। ये सारी बातें इमरान खान साहब को बड़ा गिला है बाजवा साहब से, उस बाजवा साहब से, वो वाले बाजवा साहब जो उन्हें अपने कंधों पर बिठा के इक़्तिदार में लेकर आए थे। लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने 2018 में जब उन्हें इक़्तिदार दिया गया, उसके लिए भी इमरान खान साहब का कहना यह है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, मेरी सीटें कम कर दी थी ताकि मुझे कंट्रोल किया जा सके। हजूर वाला, अगर आपको इतना कुछ पता था तो आप उन बाजवा साहब के खिलाफ एक्शन लेते। मुसीबत तो यह है कि आप आखिरी दिन तक उन्हें एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो मान जाएं। शहरियार आफरीदी साहब ने भी एक इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ तो बाप डिक्लेयर किया था आपने आर्मी चीफ को, और क्या मौजूदा आर्मी चीफ को भी आप बाप ही समझते हैं, तो खसियानी हंसी हंस के उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो इमरान खान को यानी वजीर आजम को बाप कहा था। अच्छा तो भाईजान, अगर आप वजीर आजम को बाप कह रहे थे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। फिर उनका ख्याल ये होता है कि ये इम्पोर्टेड हैं। अच्छा, इंपोर्टेड पता नहीं कैसे, हालांकि इंपोर्टेड वाली अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाएं तो इमरान खान साहब ज़्यादा इंपोर्टेड होंगे, उनके बच्चे इंपोर्टेड, अभी तक इंपोर्टेड ही है ना। शहबाज शरीफ के तो बच्चे फिर यहाँ पाकिस्तानी नेशनल तो हैं कम अज़ कम, शहबाज शरीफ के बच्चे, खान साहब के तो बच्चे पाकिस्तान नेशनल भी नहीं है। और जितनी स्ट्रॉन्ग टाइज खान साहब की डेवलप होती जा रही हैं और पता चलती जा रही हैं, वो चाहे वो एक यहूदी को वीज़ा देने वाला मसला, वैसे अजीब लोग हैं, मतलब उन रज़ी दादा याद आ जाते हैं। फिर रज़ी दादा कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं, उसी का इल्ज़ाम उसी वक्त में दूसरों पर लगा रहे होते हैं। तो खुद वीज़े देते हैं, खुद ही इनके लोग, वो असम्बली में याद है इनकी एक मोहतरमा ने करारदाद पेश की थी, बड़ी तकरीरें कर रही थी यहूदियों के हक़ में, इसराइल के हक़ में, ये सारी चीज़ें करके अब उस पर इल्ज़ाम लगा रहे। पर तो खान साहब ने भी वही रोने रोए कि मेरी सीटें भी कम कर दी थी, और फिर मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। बाजवा साहब हुकूमत के पैसों से उन्होंने हुसैन हकानी को हायर किया हुआ था और अमेरिका में मेरे खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अमेरिका को बता रहे थे कि बाजवा साहब कह रहे थे कि मैं, यानी बाजवा साहब, तो मैं तो ठीक हूँ, आपके साथ हूँ, इमरान खान आपके खिलाफ है। अच्छा वैसे बाय द वे खान साहब, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, या तो आप कहें कि आप अमेरिका के खिलाफ थे? तो फिर अगर वो बता रहे थे तो इसमें गलत बात क्या? आप तो अमेरिका के खिलाफ थे, आपने तो अमेरिका से आज़ादी दिलवानी थी, आपने तो अमेरिका की जुल्म और सितम को रोकना था, आपने तो अमेरिका के पाकिस्तान पे कब्जे को रोकना था, तो फिर आप उनके खिलाफ थे। और जब आप कहते हैं कि गलत हो रहा था, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं खिलाफ नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कह दिया था, बस ये मेरे खिलाफ शिकायत लगा दी, झूठी शिकायत लगाई है। तो हजूर फिर खुल के बताए ना कि झूठी शिकायत लगाई है। फिर उन्होंने कहा मेरा अब वाली इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है, और लेकिन मैं बैठने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ, अगर इलेक्शन पे बात हो तो मैं बात करने को तैयार हूँ। उनकी ना वो
हसरतें निकल रही होती हैं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट मुझे अपने साथ बिठा ले, मुझसे बात कर ले, मुझे पूछ ही ले। वो था ना कि अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। तो खान साहब चाहते हैं कि बस वो पूछ लें हमसे कि खान साहब मसला क्या है, खान साहब मुश्किल हो गया, टाइम लेट हो गया। और टाइम नहीं लेट होने का मसला ये है कि आपकी चीज़ें सारी इतनी ओपन होती जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बस वो सबको ही पता था कि आप किसको लगाना चाहते थे। आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद को आप लगाना चाहते थे। अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की लाइकिंग हर शख्स की होती है, हर शख्स की। इवन माँ बाप की भी अपने बच्चों में से कोई बच्चे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, कोई थोड़े से कम होते हैं। मतलब उनकी मोहब्बत पे हम वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता, मतलब हम उस पर कोई शक नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पसंदीदा होना या ना होना ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो खान साहब की भी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती थी, लेकिन उसके लिए साजिशें करके जो कुछ किया जा रहा था वो गलत था। खान साहब जब ये कहते थे कि मैं DGISI के ज़रिए वो रोकना चाहता हूँ, अदम एतमाद की तहरीक रोकना चाहता हूँ, तो ये गलत बात था। और फिर फैज़ हमीद साहब ने तो जो गुल खिलाए हुए थे, गुल हमीद वो खैर चले नहीं, हमें वो नहीं याद आते। फैज़ हमीद साहब ने जो गुल खिलाए हुए थे या जो चंद चढ़ाए हुए थे, वो उनके असरात अभी तक नज़र आ रहे हैं। और एजाज सैयद साहब ने जो कल स्टोरी ब्रेक की है वो बताया है कि किस तरह से आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली की जासूसी की गई। उनका डाटा निकलवाया गया चोरी छुपे नादरा से, उनके आईडी कार्ड का नंबर और वो लेकर फिर उनका पासपोर्ट और फिर उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ट्रैक की गई। शो क्या करना था, जो पहले कुछ लोग पहले ट्रेस हो गए थे, पकड़े गए थे, जिन्होंने सऊदी अरेबिया में जाकर ये कैंपेन चलाई कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अहले तशय्यो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अच्छा, उसमें वैसे तो कोई गलत बात नहीं, हर एक का अपना अकीदा है। अहले तशय्यो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। सबसे अहम चीज़, पाकिस्तान में कोई भी किसी भी वो फ़िक्र से ताल्लुक़ रख सकता है, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रख सकता है। इवन दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन यहाँ शरारत ये थी, यहाँ फ्रॉड ये हो रहा था, यहाँ 2 नंबरी ये हो रही थी, यहाँ साजिश ये हो रही थी कि जाकर उनको दिखाया जाए सऊदी अरेबिया को कि ये न सिर्फ अहले तशय्यो हैं, बल्कि ईरान के साथ इनके बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं, और ये आ जाएंगे तो पाकिस्तान ईरान के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और फिर सऊदी अरब से हम दूर हो जाएंगे और ईरान के मुफादात को ज़्यादा वॉच किया जाएगा और सऊदी अरब के मुफादात निगलेक्ट हो जाएंगे। और ये सारी स्टोरियाँ बताई जा रही थी। और उनकी अहलिया का पासपोर्ट का डाटा लेकर उनको सारा ट्रैक करके ये बताने की कोशिश हो रही थी। वो लोग तो पहले ही पकड़े गए हैं ना, जो वहाँ पर एम्बेसी में जिन्होंने शिकायत लगाई थी या जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी कि ये अहले तशय्यो हैं, लेकिन बाद में वो बात क्लियर हो गई थी। फिर ये डाटा वाला बात बाद में आई, फिर इसकी इंक्वायरी हुई। और कमाल ये था कि इंक्वायरी करने वाले साहिबान, जो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे खालिद साहब, वो भी फैज़ साहब के बड़े करीबी दोस्त निकले। खैर अच्छा, वो वैसे किसी का दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फैज़ साहब का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हर जगह पर अपने बंदे अपॉइंट कराए, और वो एक बड़ी लंबी प्लानिंग में थे। और उसका नतीजा ये है कि वो लोग अच्छा अपने दौरे हुकूमत में दौरे हुकूमत तो नहीं, वैसे तो उन्हीं की हुकूमत थी, उसमें हम दौरे हुकूमत भी कह सकते हैं क्योंकि वो बादशाह बने हुए थे। 2 लोग इमरान खान साहब की हुकूमत चला रहे थे, एक तो जनरल फैज़ थे, एक और जनरल थे, और ये सारा कुछ इनके ज़रिए हो रहा था। और फैज़ साहब ने तो अखीर ही की हुई थी ना, वो जब उनका दौर ख़त्म भी हो गया, ISI वाला A और B वो फ़ौज से भी रिटायर हो गए बाद में, लेकिन उन्होंने उनके जो नेटवर्क था वो वही काम किए जा रहा था वो जो पहले चाह रहे थे, विच वॉज नॉट फेयर। अपने दौर में, अपने टाइम में, वो उसको पॉलिसी कहा जा सकता है, कम से कम जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे कि फैज़ साहब बॉस थे तो फैज़ साहब के ऑर्डर मान रहे थे। लेकिन उसके बाद गलत बात यह है, जो इदारा जाती कार्रवाई भी बनती है, जिसमें जो आइन, कानून, हलफ, सब चीज़ों की खिलाफ वर्जी है, कि उसके बाद जब बॉसेस चेंज हो गए तो बॉस जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके मुताबिक चलें, इदारे की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक चलें। आप एक रिटायर्ड शख्स की खिदमात के लिए नहीं बैठे हुए थे वहाँ। तो बहरहाल वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो पकड़े गए हैं। जो सिविलियन लोग थे काम करने वाले, वो भी पकड़े गए, क्या मतलब है, ट्रेस हो गए हैं।
सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मजीद तहकीकात हो रही हैं। एक साहब ऐसे हैं जिनके सुसर साहब, अच्छा ये सुसर वाला भी, वो लोग तो फिर इंसाफ के लिए भी सुसर की तरफ देख रहे होते हैं, किसी के सुसर की तरफ और अपनी फेवर वाले इंसाफ के, वो एक अलग स्टोरी है। पर यहाँ पर भी एक साहब ऐसे हैं जिनके सुसर साहब एक अहम शख्सियत है मीडिया के हवाले से। अच्छा लेकिन वो भी बहुत क्लोज थे इमरान खान साहब के। अब वो एक टीवी चैनल को हेड करने लगे हैं, पता नहीं अब करेंगे या नहीं करेंगे, जो कि एक रियल इस्टेट, अब तो रियल इस्टेट वालों के टीवी चैनल ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। जो ट्रेडिशनल सहाफ़ी थे वो तो थोड़े से हैं, जंग ग्रुप है, नवाए वक्त है, डॉन है, वो जो है बिजनेस रिकॉर्डर वाले हैं, इस तरह से थोड़े से ग्रुप्स हैं, बाकी तो चले जो भी चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो वो साहब जो हैं उनका भी लिंक इमरान खान से है। तो सारी इस साजिश का ताना बाना जो है वो फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब के गिर्द घूमता है। ये दो कल्प्रिट उसमें मेन सामने आएंगे। जब भी ये चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी, अनअर्थ होंगी, ओपन होंगी, हमारे सामने आएंगी, तो ये पता चलेगा कि ये सारा कुछ करने वाले जो है फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब थे, और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो हर इदारे के अफराद को, इस मुल्क की इंटेग्रिटी को, इस मुल्क की साख को, अफराद की साख को, इदारों की साख को कुर्बान करने और दाव पर लगाने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि हमारी कुर्सी बची रहे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहें और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ताहयात आर्मी चीफ बन जाए किसी तरह। अच्छा, लेकिन दोनों काम ही नहीं हो सके। उसके बावजूद अब ये जो लोग जो कुछ करते रहे हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो खुल रही हैं, और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगना है। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, चीज़ें जिस तरह से ट्रेस हो रही हैं, मेरे ख्याल में अगले 1-2 महीनों में, वैसे अप्रैल का महीना भी उसमें बड़ा अहम है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अप्रैल में ही जद्दा प्लान भी आ गया है। जद्दा प्लान ये है कि सऊदी अरब जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब उम्र की अदायगी के लिए, शाही मेहमान होंगे। वो 11 अप्रैल को प्रॉब्ली जा रहे हैं। अभी फाइनल डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन जो इतलात मिल रही हैं, मतलब फाइनल डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन जो इतलात मिल रही हैं वो है 11 तारीख को वो जा रहे हैं। और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा भी जा रही हैं, और ये ट्राइका वहाँ पे मौजूद होगा, और फिर बहुत सारे फैसले होंगे। और फैसले क्या होने हैं? फैसले होने हैं फ्यूचर के लिए कि इस मुल्क को किस तरह से लेके चलना है। हमारे बड़े इश्यूज़ क्या थे? इकॉनमी सबसे बड़ा इशू है हमारा, इकॉनमी, जिसमें IMF का इशू है। तो IMF के हवाले से कुछ चीज़ें तो हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। दूसरा, एट द सेम टाइम एक अच्छी बड़ी अमाउंट अराउंड कोई 10 बिलियन की जो हमने पे बैक करनी थी वो पे बैक हो गई है। और हमारे रिजर्व जो थे वो जो मिनिमम साइड पर आ गए थे वो भी थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। गवर्नमेंट के भी 4 बिलियन प्लस में हैं, प्राइवेट वाले 5 बिलियन प्लस में हैं, और टोटल कोई 10 बिलियन प्लस में हमारे पास इस वक्त रिजर्व पर हम खड़े हुए हैं। तो IMF से मामला सेट हो रहे हैं, और यहाँ से सऊदी अरब से वो जो दोस्त ममालिक से गारंटी चाहिए थी वो मामला भी अपने हल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मज़ीद ये जो दौरा है वो इसमें अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब और UAE से जब ये गारंटी आ जाएगी तो IMF का मसला हल हो जाएगा। और दूसरी तरफ चाइना से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। खुंजराब बॉर्डर 3 साल के तवील अरसे के बाद खुल गया है। मसला तो उसका बना था कोविड का, लेकिन एक कोविड, ये तो कोविड-19 था ना 2019 वाला जो है, एक कोविड-18 भी तो हम भुगत रहे हैं। वो जो एक साजिश थी 2018, मैं उसको कोविड ही कहूँगा। 2019 वाला कोविड की तो वैक्सीन लग गई है ना लोगों को, इसकी वैक्सीन अभी नहीं लगी। और उसके मरीज़ जो है वो तो शॉर्ट टाइम के लिए थे ना, ये बड़े लॉन्ग टाइम मरीज़ हमने बनाया है, और इतनी बुरी तरह से इंजेक्ट किया गया है ये आर्टिफिशियल कोविड-18 जो था, वो उसके मरीज़ इतनी बड़ी तादाद में है, उसके लिए वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी। वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वैक्सीन ऐसी तैयार नहीं हो जाती। ये बड़ी हंगामी बुनियादों पे जो चाइना वाली कोविड के लिए हुआ था, कोविड-19 के लिए, कोविड-18 के लिए भी इसी तरह से कुछ काम करना पड़ेगा। खैर देखते हैं उसके लिए क्या काम करते हैं। ये जद्दा प्लान भी उसमें अहम रोल प्ले करेगा। जद्दा जो टूर है सऊदी अरब का, उसमें देखते हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं। नताइज यही आने हैं कि हमने किन लोगों के साथ क्या सलूक करना है। जो थोड़ा सा डर है कहीं कहीं पर, सीधी सी बात बल्कि मैं करूं कि अदालत की तरफ से हुकूमत को जो डर है, मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी अब फाइनल अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही हैं। कोई रेफरेंस या फुल कोर्ट और किसी भी तरह से ये चीज़ें अब अपने ठीक होने की तरफ चलेंगी। ये चीज़ें अब ठीक होनी हैं,
वो उसी तरफ जाएंगी। और खान साहब परवेज़ इलाही साहब पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने फिर फरमाया है कि हमारे तमाम जो इत्तेहादी थे पुराने, सबके साथ ताल्लुकात राब्ते बहाल हो गए हैं, और वो शो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हम किसी भी दिन दोबारा इजलास में जाके बुलाएंगे इत्तेहादियों का, जो कि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ होगा, और उसमें हम उनको बुलाकर और हुकूमत गिरा देंगे। तो परवेज़ इलाही साहब, गुड लक। आप वज़ीर आला के एक अच्छे उम्मीदवार थे, मुझे लगता है आपने वो चांस गंवा दिया है। तो कोशिश करें, GDA को मिला ले, GDA से रब्ता हो रहा है, ताहिरुल कादरी साहब से हो रहा है, और लोगों से रब्ते हो रहे हैं। सियासी जमातों का हक है कि वो रब्ते करें, इत्तेहाद करें, मिलें, जलसे करें, इजलास करें, सारा कुछ करें, लेकिन मुल्क के मुफादात पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ऐसे लोगों को जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जैसे मैंने शुरू में जो जिक्र किया था कि फ्रॉडिया चीफ, वो हमारे साकिब निसार साहब हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है, वो कैसी कैसी वो शहद की बोतलें और शराब की बोतलों पर वो उनके सुओ मोटो हो रहे होते थे, और उनकी कार्रवाइयाँ होती थी जो टिकर्स चलवाने के लिए, टीवी की कवरेज के लिए वो उन्हें शौक था, वो कर रहे होते थे। उन्हीं में एक केस है महमूद भट्टी साहब का, जो डिज़ाइनर है, फ्रांस में होते हैं, पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो इधर यतीम खाना भी बनाना चाह रहे थे लाहौर में, हॉस्पिटल है उनका, और दीगर उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को बड़ा मसला था, उन्होंने उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की वो हम सारा कुछ टीवी पे देख चुका। उन्होंने अब ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बताया कि उनका फ्रेंच पासपोर्ट उनसे ले लिया गया था, और अदालत पे जब वो गए तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, पर उन्होंने शोर मचाया। उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट किस कानून के तहत लिया है? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, FIA वाले वापस कर दें। मतलब किस तरह से? और उन्होंने कहा मेरी जान छूटी, जो उन्होंने टेंटेटिव बताया वो एग्जैक्ट वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 25 लाख रुपए रिश्वत मीन वो डैम फंड में पैसे देकर फिर जान छूटी। तो कैसे कैसे लोग वो हमारे दिल को दुखाते रहे हैं, वो तो है ना, दिल को दुखाने आ जाते हैं। हमारे मुल्क के निज़ाम का, सिस्टम का, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग रहे हैं। इन लोगों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना होगा। हमारी सियासी जमातें जब तक ये स्टेप फाइनली नहीं लेंगी, वो साकिब निसार साहब हों, वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, वो जनरल बाजवा साहब हों, वो जनरल फैज़ हमीद साहब हों, वो कियानी साहब हैं, जो लोग हैं जिनके खिलाफ चीज़ें ओपन होती जा रही हैं, जिनके खिलाफ चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमत को चाहिए कि स्टैंड लें, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इन सब को कानून के कटहरे में ला के खड़ा करें, इंसाफ के कटहरे में। और इंसाफ ये है कि जिसके जो जराइम हैं उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये मसले बंद हों और हुकूमत लोगों की भलाई की तरफ, उनकी बेहतरी की तरफ तवज्जो दे, जो उनका असल काम है। शुक्रिया।